हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। गाइस, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन डिस्कस करने जा रहे हैं और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अभी इस सेशन की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो ये है कि यहाँ पर आपको क्वेश्चंस के साथ साथ उनके आंसर भी मिलेंगे और उसकी विस्तृत व्याख्या भी मिलेगी। तो विस्तृत व्याख्या मैंने इसलिए दी है क्योंकि यहाँ से विस्तृत व्याख्या जो हमने यहाँ पर दे रखी है वहाँ से हमारे कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, विस्तृत व्याख्या भी पढ़ेंगे और उसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर इनके आंसर्स। ये सारे क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे हमने कुछ अपने नंबर्स दे रखे हैं, आप लोग कोई भी अगर दिक्कत होगी तो इन नंबर्स पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, वैदिक साहित्य के संदर्भ में वेदांत के रूप में किसे जाना जाता है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हमारे पेपर्स में आ चुका है। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सबसे पहले आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मैं यहाँ पर आपको आंसर बता दूंगा। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो उपनिषद हो जाएगा। तो उपनिषद को हम लोग यहाँ से टिक कर लेंगे, फिर आगे इसकी विस्तृत व्याख्या देखने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है इस सेशन का। विस्तृत व्याख्या हमको सभी की जरूर पढ़नी है क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन हमें पेपर से मिलते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल में हमने यहाँ पर बनाया है इसको। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो ये रहेगा कि हमारे यहाँ जो उपनिषद की संख्या है वो 108 है। दूसरा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है। तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। ठीक है, तो इसका यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर रहस्यमय ज्ञान प्राप्त करना। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ से हमें और इंपॉर्टेंट मिलेगा, ये देखिए यहाँ से कुछ उपनिषद को बहुत प्रमाणिक माना जाता है जिनके नाम हमें यहाँ पर याद रखने हैं। सबसे पहला नाम हमें ईश याद रखना है और केन उपनिषद को याद रखना है। प्रश्न उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंडक उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है और मांडू के उपनिषद को भी याद रखना है। उसके बाद हमें ऐत्रेय उपनिषद जरूर याद रखना है, फिर छांदोग्य उपनिषद और इस तरीके से तैत्तिरीय उपनिषद। ये कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद थे जिनको हमें याद रखना है। पेपर की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई सारे पेपर्स में पूछे जाते हैं। यहाँ से थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, ये देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से हमें और मिल सकती है कि तो उपनिषद में जो सबसे विशाल उपनिषद है वो बृहदारण्यक उपनिषद है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और सबसे छोटा जो उपनिषद है वो मांडूक्य उपनिषद है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है। तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद मैं यहाँ पर आंसर बताता हूँ। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को हम लोग फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो आगे हम लोग इसकी विस्तृत व्याख्या देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम का जो समय है वो 1814 से लेकर 1893 ईस्वी का है। इनको भारतीय पुरातत्व का जनक भी माना जाता है। और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी वो ये है कि लॉर्ड कैनिंग के समय में 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये देखिए कनिंघम को प्रथम पुरातत्व निरीक्षक बनाया गया था, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम लोग 1871 ईस्वी में इनको प्रथम महानिर्देशक नियुक्त किया गया था एएसआई का। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। और उसी क्रम में आगे चलेंगे हम लोग तो देखेंगे तक्षशिला, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ, भरतपुर, सांची, खजुराहो, ये सारे जो इंपॉर्टेंट स्तूप दे रखे हैं। यहाँ पर उत्खनन का कार्य किसने किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। तो ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पर मैं जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ, हमें जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे जो इस सेशन का वो है विस्तृत व्याख्या। इसको आप लोग ज़रूर पढ़ेंगे एक बार। ठीक है, बाकी मैं आपको एक टेस्ट के रूप में यहाँ पर इसको पढ़ा रहा हूँ। पहले कोशिश करेंगे खुद से सॉल्व करने की, बाद में हम लोग इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। तो आगे कनिंघम द्वारा रचित रजत रंगणी की रचना किस कश्मीर शासक के शासनकाल में पूरी हुई। देखिए क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो जयसिंह हो जाएगा। तो जयसिंह को आप लोग यहाँ से टिक करेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी विस्तृत व्याख्या देखेंगे। तो कल्लड़ द्वारा जो रजत रंगणी लिखी गई है, सबसे पहले उसका जो मीनिंग है ना रजत रंगणी का, इसको आप लोग याद रखेंगे राजाओं की नदी। ठीक है, कई सारी किताबों में मीनिंग नहीं मिलता है, तो मीनिंग को आप लोग याद रखोगे। इसका जो मतलब होता है वो राजाओं की नदी होता है। तो एक क्रमबद्ध किताब है जहाँ पर हमें बहुत सारे राजाओं का वर्णन मिलता है। तो इसमें सबसे अंतिम जो शासक है वो जयसिंह है, इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग क्या करेंगे, इसकी पूरी विस्तृत व्याख्या यहाँ से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो इसमें कुल 8 अध्याय हैं जिसको हम तरंग के रूप में भी जानते हैं। 8000 श्लोक हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। किस पुराण को आदि पुराण के रूप में मान्यता प्राप्त है।
तो यहाँ से अगर हम सही से इसको देखेंगे तो फोर्थ के जो ऑप्शन है वो इस तरीके से आप लोग दिखाई देते हैं, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण और वायु पुराण। तो आदि पुराण के रूप में हम लोग किसे जानते हैं, आप लोग अगर सही से थोड़ा सा अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो ठीक है यहाँ से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे और इसकी जो विस्तृत व्याख्या एक बार हम लोग इसको पूरी तरीके से पढ़ लेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। और सबसे पुराना जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है, इसको आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ये देखिए यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ऐतिहासिक दृष्टि से केवल 5 पुराण, ठीक है, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण और ये ब्रह्मांड और भागवत में ही प्राचीन राजवंशों की वंशावलियाँ मिलती हैं। ये नीचे वाली लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। तो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय किस राजवंश को दिया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, कई सारे पेपर्स में इस तरीके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होने वाला है, इसका ऑप्शन सही होगा वो होगा बी ऑप्शन, इंडो ग्रीक, जिसको हिंद यवन के नाम से भी जाना जाता था। तो हिंद यवनों ने ही सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स जारी किए थे हमारे भारत में। तो थोड़ा सा विस्तृत व्याख्या हम लोग देख लेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले इसमें हिंद यवन के बारे में पढ़ लेंगे। तो हिंद यवन के बारे में यहाँ से थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय इंडो ग्रीक, जिसको हिंद यवन शासकों को प्राप्त है। तो ये पहली वाली लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर कुछ शासक थे जिनका नाम आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर एक शासक मीनांडर प्रथम था, इसको आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। बाकी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं हिंद यवनों ने सबसे सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्त काल, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हम लोग देख सकते हैं इसी क्रम में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से हमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर दिखाई देगी, कुषाणों ने सबसे पहले सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर्स में पूछा जा चुका है। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाले कुषाण थे, ठीक है। अगर क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सबसे अधिक सिक्के सोने के किसने जारी किए थे, तो यहाँ पर जो उसका जो सही ऑप्शन होगा वो गुप्त वंश होगा। यहाँ पर लिखा है, देखिए, इसके विपरीत संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए। ये नीचे वाली लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एक बार पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रसिद्ध गुप्तकालीन संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम के रचयिता कौन है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर्स में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा इसका शूद्रक हो जाएगा, ठीक है। तो शूद्रक ने ही मृच्छकटिकम नाटक लिखा था। अब मृच्छकटिकम के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर मृच्छकटिकम का सबसे पहले हम लोग यहाँ से अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। देखिए, डिटेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी किताब में इस तरीके की चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो मिट्टी की गाड़ी, ठीक है, किसने लिखा है? शूद्रक ने लिखा है। और शूद्रक ने लिखकर, ये एक क्या है? नाटक है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन भी हमारे पेपर्स में पूछे जाते हैं। ये क्या है? एक नाटक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, इस नाटक की सबसे बड़ी सामाजिक विशेषता यह है कि इसमें शूद्र और महिलाएं संस्कृत भाषा के स्थान पर प्राकृतिक भाषा बोलते थे। तो प्राकृत एक भाषा होती है, प्राकृत भाषा बोलते थे, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर और ज़्यादा हम लोग देखेंगे, इस कथा का मुख्य केंद्र क्या है? उज्जैनी है। और यहाँ का जो नायक है वो कौन है? यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ का जो नायक है वो व्यापारी चारुदत्त है, ठीक है। बाकी और भी इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। और देखिए, जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा वो ये रहेगा, पृथ्वीधर ने इस पर सबसे पहले प्राचीन टीका लिखी। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये लास्ट वाली लाइन, ठीक है। तो अंग्रेजी भाषा में आर्थर राइडर ने इसका अनुवाद किया है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, इसको आप लोग जरूर पढ़ लेना, क्योंकि हमारे पेपर्स में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। आजकल थोड़ा क्वेश्चन डिटेल से पूछे जा रहे हैं, तो डिटेल में जाने के लिए आपको डिटेल से ही पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर इनकी विस्तृत व्याख्या दी गई है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन करने वाली प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई बार पेपर्स में आ चुका है और आप सभी लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है हरिशेन, ठीक है। हरिशेन के द्वारा क्या है? प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। फिर आगे इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक दरबारी का भी थे, ठीक है, समुद्रगुप्त के, जिनका नाम था हरिशेन। और ये क्या है? शुद्ध संस्कृत भाषा में चंपू शैली में लिखा गया है। यहाँ से लिखेंगे आप लोग इंपॉर्टेंट, चंपू शैली क्या होती है? गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया ये, ठीक है ना। तो ये आप लोग याद रखेंगे, चंपू शैली क्या होती है? गद्य और पद्य दोनों भाषा में लिखा गया है, मिश्रित रूप में लिखा गया ये, ठीक है। और इसके बाद इसमें यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो ये रहेगा कि यह अभिलेख मूल रूप से कौशाम्बी में अशोक के स्तंभ पर उत्कीर्ण था,
ठीक है, ये लाइन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे बाद में अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में स्थानांतरित किया गया। ठीक है, यहाँ से लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट, इसको आपको पढ़ के जाना है। प्रयाग प्रशस्ति में क्या लिखा है इसके बारे में हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। इसमें समुद्रगुप्त के दिग्विजय अभियानों, ठीक है, दक्षिण पथ की विजयों के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और इसी स्तंभ पर अशोक की रानी का अभिलेख भी मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक जहांगीर का लेख भी मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन बार बार पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो कोशिश यहाँ पर ये की गई है कि सारा जो विस्तृत व्याख्या है वो एक ही जगह दे दी जाए आपको, जिससे बार बार किताब खोलने की जरूरत ना पड़े। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जहांगीर के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको जाना पड़ेगा मुगल में, अकबर के बारे में पढ़ेंगे तो मुगल वंश में जाना पड़ेगा, अभी अशोक के बारे में भी आपको पढ़ना है तो सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सबके बारे में एक साथ दे रखा है, इसलिए क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे चलते हैं हम लोग, और यहाँ की भाषा आप लोग याद रखेंगे, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आ जाते हैं क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ऋग्वेद संहिता की एकमात्र जीवित एवं प्रमाणिक शाखा कौन सी है? तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन को अगर सही से देखेंगे तो थोड़ा टिपिकल जरूर होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा तो यहाँ का जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा, साकल शाखा। ठीक है, तो सबसे प्रमाणित जो शाखा है वो साकल शाखा मानी गई है। तो अब थोड़ा सा विस्तृत व्याख्या हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है और इसकी कई शाखाएं हैं। यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं, वर्तमान समय में साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, जीवित शाखा है। ठीक है, और संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया, ये सभी को पता होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिलते हैं हमें। सामवेद की 3 जीवित शाखाएं, कैथुम, रमणीय, जैमिनी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लिख दे रहा हूँ आपको। अर्थवेद की 2 शाखाएं हैं, एक शौनक और एक पिपलाद। ठीक है, थोड़ा सा नाम टिपिकल है, लेकिन आपको याद रखना क्योंकि हमारे पेपर्स में पूछे जाते हैं और यहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पेपर्स में आ जाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विक्रम संवत अथवा मालव संवत का प्रारंभ किस वर्ष माना जाता है? यहाँ भी आप लिख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके जो ऑप्शन है वो इस तरीके से यहाँ से देख सकते हैं, 78 ईस्वी, 57 ईस्वी, 319 ईस्वी और 248 ईस्वी। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 57 ईसा पूर्व। ठीक है, तो विक्रम संवत का जो प्रारंभिक वर्ष माना जाता है वो 57 ईसा पूर्व माना जाता है। और इसकी विस्तृत व्याख्या देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन कहाँ से बनता है। एक तो हमें विक्रम संवत याद रखना है, 57 ईसा पूर्व, और उसके बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि शक संवत। तो शक संवत को आप लोग याद रखेंगे 78 ईस्वी। ठीक है, 78 ईस्वी, ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, विक्रम संवत एवं शक संवत 78 के बीच कुल 135 वर्षों का अंतर है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, 135 वर्षों का अंतर है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, अशोक के प्राचीन ब्राह्मी अभिलेखों को पढ़ने वाला सर्वप्रथम कौन था? ठीक है, या किसको सफलता मिली थी? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर्स में इसको मैं भी देख चुका हूँ, कई बार पेपर्स में आया हुआ है। तो सभी को पता होगा जेम्स प्रिंसेप का नाम। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक कर दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी विस्तृत व्याख्या हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 1837, ये इंपॉर्टेंट डेट है। 1837 ईस्वी में क्या हुआ है, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के जो अभिलेख थे उनको पढ़ने में सफलता हासिल की है। लेकिन इन्होंने क्या किया, देवानाम प्री जो है वो इन्होंने किसी और राजा के साथ उसकी तुलना कर दी थी। ठीक है ना, तो बाद में पता लगा कि देवानाम प्री किसका नाम था, अशोक का नाम था। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब पढ़ने में जो सफलता प्राप्त हुई है वो उसको आप लोग नाम याद रखेंगे, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इसको पहले पढ़ा गया था। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, इसको आप लोग और डिटेल से पढ़ सकते हैं, यहाँ पर अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग देखते हैं, ये कुछ सूचियाँ दी गई, इनको मिलान करना है। जैसे मौर्य वंश, यहाँ पर क्या है, यहाँ मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हमसे। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ से नीचे सर्च कर लेते हैं, सही ऑप्शन को अगर हम मिलान करेंगे तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए का सेकंड। मौर्य वंश के बारे में हमें विष्णु पुराण में मिलता है, और बी का थर्ड। ये देखिए, सातवाहन वंश को सबसे पुराना राजवंश माना जाता है और मत्स्य पुराण में इसकी जानकारी मिलती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो सी का फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, गुप्त वंश की जानकारी हमें वायु पुराण में मिलती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमारे पेपर्स में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, और बाकी आप लोग जो डिटेल है वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या रहेगा
वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की जो जानकारी वो हमें मत्स्य पुराण में मिलती है। ठीक है, मत्स्य पुराण को इसीलिए सबसे पुराना पुराण माना जाता है और सातवाहन वंश को सबसे पुराना राजवंश माना जाता है। और यहाँ पर आप लोग इसकी विस्तृत व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहाँ भी कुछ सूचियाँ दी गई हैं, तो इस तरीके की सूचियाँ हमारे पेपर्स में बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं। तो ये ट्रेंड हो गया है, पेपर्स में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, डिटेल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, पेपर की तैयारी नहीं करेंगे, तो आप किसी भी पेपर को पास नहीं कर सकते हैं। ओके, तो सूचियाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, शिक्षा का संबंध किससे होगा? यहाँ पर शिक्षा का जो संबंध होगा वो ए से होगा, वेद के कान। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कल्प के बारे में अगर हम देखेंगे तो बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 वेद के हाथ। ठीक है, तो बी का 3 हो गया। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, हमारा जो ए ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। सी का 4 हो जाएगा, व्याकरण का संबंध हमें यहाँ वेद के मुख से होता है। ठीक है, व्याकरण हमें बोलने में सहायता करती है। और डी का फर्स्ट है, निरुक्त क्या है? वेद के कान है। तो यहाँ पर जो 12 का सही आंसर होगा वो ए हो जाएगा। तो ए को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, शिक्षा वेद की नासिका है और कल्प वेद के हाथ हैं, व्याकरण वेद का मुख है, बोलने में हमें सहायता करती है। इस तरीके से ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एक बार जरूर पढ़ लेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ ग्रंथ दे रखे हैं और उनके रचयिताओं के नाम दे रखे हैं। तो यहाँ 13 में अगर हम सही से देखेंगे तो सेम हमारा रहेगा विक्रमादेव चरित यहाँ पर बिल्हड़ के द्वारा लिखी गई है, तो ए का 2 हो जाएगा। और गौड़बाहु बी का 1 हो जाएगा, बागपति। और यहाँ पर सी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4, राम नवसाहसांकचरित पद्मगुप्त। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो ए ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा सा सही से पढ़ लेंगे, क्योंकि इस तरीके के जो किताबें हैं, जो रचनाएं हैं, वो हमारे पेपर्स में बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा। और इसकी विस्तृत व्याख्या आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, विक्रमादेव चरित्र, इसके रचयिता जो है ना, कश्मीरी कवि बिल्हड़ है। ये देखिए, यहाँ पर कश्मीरी कवि हैं बिल्हड़। ठीक है, तो विक्रमादेव षष्ठ, चालुक्य राजा विक्रमादेव षष्ठ का जीवन वृंत भी इन्होंने लिखा था। आगे चलते हैं, गौड़ बहू क्या है? बागपति द्वारा रचित प्राकृत काव्य है। इसमें कन्नौज के राजा यशोवर्धन की विजय का वर्णन मिलता है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पेपर से पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, रामचरित जो है संध्याकर नंदी के द्वारा रचित लिखा गया है। और यहाँ पर पाल वंश का शासक जो है ना, रामपाल, उसका पूरा इतिहास मिलता है। कैबर्त विद्रोह हुआ था, उसके बारे में हमें इसमें जानकारी मिलती है। आगे चलते हैं, नवसाहसांकचरित पद्मगुप्त के द्वारा लिखा गया है। और ये क्या है? मालवा धारा के जो परमार नरेश थे, सिंधुराज, इनके जीवन पर आधारित है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी व्याख्या। तो इनकी व्याख्या हमें बार बार पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पेपर्स में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर कुछ अभिलेख लिखे हैं और उनसे संबंधित कुछ व्यक्ति दे रखे हैं। तो यहाँ जो 14 है, 14 का भी यहाँ पर जो आंसर होगा वो ए ही होगा। इस तरीके के जो टिपिकल क्वेश्चन है वो उनके आंसर हमने ए ही रखे हैं, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा ढूंढने में या पढ़ने में परेशानी ना हो। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, जूनागढ़ अभिलेख जो है वो किससे संबंधित है? जूनागढ़ अभिलेख छत्रप रुद्रदामन से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आप लोग टिक करेंगे, फिर आगे इसका विस्तृत व्याख्या थोड़ा सा देख लेंगे। जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी में रचित है, तो रुद्रदामन से इसका संबंध है। संस्कृत भाषा में लिखा गया, चंपू शैली में लिखा गया, जैसा कि हम लोग ऊपर वर्णन इसका कर चुके हैं। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, बेसनगर विदिशा का जो स्तंभ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो तक्षशिला के यूनानी राजदूत हेलियोडोरस का लेख है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भागवत या वैष्णव धर्म के विकास के लिए प्रथम अभिलेखी प्रमाण प्रस्तुत करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पेपर्स में पूछा गया है। ठीक है ना, तो वैष्णव धर्म आप लोग याद रखेंगे, इसका संबंध किससे है? वैष्णगर विदिशा से है, गरुड़ स्तंभ है, जैसा कि वैष्णव धर्म में गरुड़ का विशेष महत्व है। आगे चलते हैं, एहोल अभिलेख, चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय का संस्कृत अभिलेख है ये, और इसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हर्ष की पराजय का वर्णन मिलता है। ये जो पढ़ रहे हो ना आप व्याख्या, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान हमें विस्तृत व्याख्या पर देना है। आगे चलते हैं, हाथी गुफा अभिलेख, ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आपने पढ़ा होगा। तो प्राचीन काल में इसका वर्णन मिलता है हमें, उड़ीसा की देवगिरी पहाड़ी से प्राप्त होता है ये। और चेदी वंश का एक शासक था, कलिंग शासक,
जिसका नाम था खारवेल। ठीक है, तो खारवेल की घटनाओं का क्रमिक विवरण देता है ये। तो हाथी गुफा अभिलेख अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद एक बार पढ़ के जाओगे, पढ़ोगे इसको आप लोग एक बार। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यूनानी रोमन लेखक दे रखे हैं और इनको सम्मिलित करना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपको किसी भी पेपर्स के लिए। ठीक है, इसलिए क्वेश्चंस को बार बार बहुत आराम से पढ़ना है। तो हेरोडोटस का जो संबंध है वो हिस्टोरिका से है। ठीक है ना, तो हेरोडोटस का संबंध किससे है? हिस्टोरिका से है। और ये प्लमनी द एल्डर, इसका संबंध जो है वो नेचुरल हिस्टोरिका से है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन यहाँ पर बन रहा है वो ए ऑप्शन बन रहा है। ए ऑप्शन को थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग यहाँ से आंसर निकाल के, और उसके बाद जो विस्तृत व्याख्या उसको देखने की कोशिश करते हैं। हेरोडोटस इतिहास का पिता इसको माना गया है। 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व इन्होंने हिस्टोरिका लिखी है। ठीक है, इसमें भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। आगे चलते हैं प्लिमनी द एल्डर। ठीक है ना, तो 1ली शताब्दी में लैटिन भाषा में नेचुरल हिस्टोरिका विश्वकोश ग्रंथ लिखा। इसमें भारत और रोम के व्यापार पर रोष व्यक्त करते हुए भारत के पशु पक्षियों और खनिजों के बारे में वर्णन दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार व्याख्या को आप लोग जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेचुरल हिस्टोरिका में इस तरीके की बात की गई है कि भारत और रोम के व्यापार पर खेद व्यक्त किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं टालमी के बारे में हम लोग देख सकते हैं। टालमी ने ज्योग्राफी लिखी है। ठीक है, इसमें क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप के मानचित्र व 41 शहरी बस्तियों का विवरण है, इंपॉर्टेंट। तो टालमी ने क्या क्या लिखा है इसके बारे में हम लोग जरूर पढ़ेंगे। आगे चलते हैं एरियन ने क्या सिकंदर के आक्रमण के बारे में वर्णन किया है, और एनाबेसिस ग्रंथ में, ठीक है ना, भारत का विवरण अपनी इंडिका में दिया है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पेपर्स में आते हैं, तो विस्तृत व्याख्या आपको जरूर पढ़नी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और इसका अगर आपको पीडीएफ लेना है तो हमारे चैनल पर आप लोग आ सकते हैं, और हमने जो ऊपर नंबर दिए हैं उस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। और इसी तरीके का जो व्याख्या है वो आप एज इट इज़ वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अरब यात्री भूगोलवेत्ता को सूची सेकंड से और उनकी पुस्तक से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अरब यात्री ऊपर दे रखे हैं और उनकी रचनाएं दे रखी हैं। तो यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि किसी भी पेपर में या किसी भी किताब में इस तरीके से आपको रचनाएं और इस तरीके से आपको अरब यात्री नहीं मिल सकते हैं। इनको एक साथ यहाँ पर रखने का प्रयास किया गया है, जो हमारे लिए काफ़ी एक दुष्कर कार्य था और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा किसी भी पेपर के लिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग एक बार देख सकते हैं। अल बरूनी किताबुल हिंद, तो यहाँ पर जो सबसे पहला उसी से हम लोग मैच कर सकते हैं, ए का सेकंड, तो ए का सेकंड है, इसका मतलब ए वाला जो ऑप्शन है वो ठीक है। तो आगे हम लोग इसकी विस्तृत व्याख्या देख लेंगे। अल बरूनी, जिसका नाम अबू रेहान था, 11वीं सदी में गजनबी के साथ भारत आया था। अरबी भाषा में इन्होंने तहकीक हिंद लिखी थी, जिसमें भारतीय खगोल समाज के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन इसमें हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सुलेमान के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो 9वीं शताब्दी में प्रतिहार मेहर भोज के समय में आया था। तो प्रतिहार राजवंश का शासक था मेहर भोज, उसके समय में सुलेमान आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पाल राज्य को उसने रूहमा, ठीक है, और प्रतिहार को जजर कहा था। ये क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट रहते हैं, इस तरीके के जो नाम दे रखे हैं किसी भी विदेशी राइटर के द्वारा, तो इनको आप लोग एक बार जरूर ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं किताब उल मसालिक उल ममालिक। ठीक है, इसके राइटर्स को आप लोग याद रखेंगे। और अल मसूदी, ये इंपॉर्टेंट है, बगदाद का एक यात्री था जिसको अरब का हेरोडोटस भी कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अरब का हेरोडोटस के नाम से अल मसूदी को जाना जाता है, और ये महिपाल प्रथम के समय में भारत आया था। ठीक है, इसने मुरुजुज जहाब ग्रंथ की रचना की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरीके की किताब का वर्णन आप लोगों को किसी किताब में नहीं मिल सकता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमने बाहर से कई जगह से निकाले हैं, जिनको सर्च किया गया है और फिर आपके सामने पीडीएफ के रूप में लाया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, यहाँ भी हमें मैचिंग करने के लिए है, कुछ चीज़ें हम पहले ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, जैसे शक संवत का जो समय है वो 78 ईस्वी है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ से देख लेंगे बी का फर्स्ट किस में होगा। बी का फर्स्ट जो है वो ए में हमें दिखाई देता, तो ए हमारा सही ऑप्शन होने वाला है यहाँ पर। आगे हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत व्याख्या यहाँ देख लेते हैं। काली संवत 3102 ईस्वी पूर्व महाभारत के युद्ध के पश्चात कृष्ण की मृत्यु व परीक्षित के जन्म के समय माना जाता है। एहुल अभिलेख में इस बात का उल्लेख है। ये काली संवत को आप लोग याद रखेंगे, 3102 ईस्वी पूर्व। ठीक है, इसकी डेट जरूर याद रखना है। शक संवत हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, 78 ईस्वी पूर्व। गुप्त संवत 319 ईस्वी पूर्व। यहाँ पर आप लोग चंद्रगुप्त प्रथम का नाम ध्यान रखेंगे, जिसके समय में ये 319 गुप्त संवत स्टार्ट हुई है। और उसके बाद हर्ष
हर्ष संवत क्या है? हर्षवर्धन को आप लोग याद रखेंगे। हर्षवर्धन कन्नौज का एक राजा था। 606 ईस्वी में हर्ष संवत चलाई गई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कुछ व्याकरण ग्रंथ दे रखे हैं और उनके कुछ राइटर्स दे रखे हैं, इनको आपको यहाँ देखना है। जैसे यहाँ से आप लोग देख सकते हैं अष्टध्यायी पारणी के द्वारा लिखी गई है, तो ए का सेकंड यहाँ पर जब हम देखेंगे तो ए का सेकंड हमें किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग एक को अगर मैच कर लेते हैं तो बाकी सभी अपने आप मैच हो जाते हैं। और इसकी विस्तृत व्याख्या हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अष्टध्यायी संस्कृत व्याकरण का पहला महान ग्रंथ है जिसकी रचना पाणिनि के द्वारा 6वीं और 5वीं शताब्दी पूर्व ईस्वी पूर्व की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग महाभाष्य देख लेंगे। पतंजलि के द्वारा महाभाष्य लिखी गई है। ठीक है, और ये कातंत्र व्याकरण के बारे में हम लोग देख लेंगे। मौर्यकाल सातवाहन काल में सर्ववर्मन के द्वारा संस्कृत भाषा का एक ग्रंथ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। काकतंत्र किसने लिखा है? सर्ववर्मन के द्वारा लिखा गया है। तो इस तरीके की रचनाएं हमारे पेपर्स में कभी कभी पूछ ली जाती हैं, जिनको आप लोग आराम से याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 प्राचीन आयुर्वेद चिकित्सा ग्रंथ दे रखे हैं और उनके रचयिता दे रखे हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन आप किसी भी पेपर में देख सकते हैं, बहुत आसानी से हमें देखने को मिल जाएंगे। तो किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं चरक संहिता। तो चरक संहिता जैसा कि हमें नाम से ही पता लग रहा है, ए का सेकंड होगा। और अष्टांग हृदय बांग भट्ट। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं सी का जो 4 होगा वही हमारा ऑप्शन होगा। तो सी का 4 किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ए सही होगा। अब देखते हैं हम लोग इसकी विस्तृत व्याख्या। चरक संहिता, ठीक है, ये चरक के द्वारा रचित किया गया था। ठीक है, चिकित्सा संबंधित एक ग्रंथ है ये। ठीक है, उसका सुश्रुत संहिता, ठीक है, ये भी एक चिकित्सा संबंधित, सर्जरी से संबंधित एक प्राचीन ग्रंथ है। इसको आप लोग याद रखेंगे। अष्टांग हृदय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। अष्टांग हृदय बांग भट्ट के द्वारा रचा गया है। ठीक है, इसको किसके द्वारा लिखा गया है? बांग भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पेपर्स में बहुत ज़्यादा आते हैं, इनको याद रखेंगे आप लोग। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कुछ नाटक दे रखे हैं और उनके रचयिता दे रखे हैं। नाटक को आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, तो एक अगर आपको मिल जाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया है? यहाँ से आप लोग अगर सही से सर्च करेंगे तो मुद्रा राक्षस का विशाख दत्त होगा। तो यहाँ पर जो डी है ना, डी का 3 होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो डी का 3 कौन सा? ए है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगर आप यहाँ से एक को सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ पर आपको पूरा आंसर मिल सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बी जो शिशुपाल वध है वो किसने लिखा है? माघ के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो अब इसकी विस्तृत व्याख्या हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली पेपर में। किरातार्जुनी, ठीक है, भारवई के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है जो महाभारत के वन पर्व की कथा अर्जुन और शिव के युद्ध पर आधारित है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थोड़ा सा पढ़ लेना इसको। आगे चलते हैं शिशुपाल वध, कवि माघ के द्वारा लिखा गया एक विशाल महाकाव्य है। इंपॉर्टेंट है। नैषध चरित्र श्रीहर्ष के द्वारा नल दमयंती कथा पर आधारित ग्रंथ है। इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग जरूर पढ़ के जाएंगे। ठीक है, इसमें और भी बहुत कुछ मिलता है। भारवी का कीर्तार्जुनी, माघ और शिशुपाल वध श्रीहर्ष के नैषध चरित्र सम्मिलित रूप से संस्कृत साहित्य की बृहद्रही कथा कहलाते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको आप लोग एक बार जरूर पढ़ेंगे। आगे मुद्रा राक्षस जो हमारे पेपर में बार बार पूछा जाता है, विशाख दत्त के द्वारा रचित एक नाटक है ये। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बारे में हमें इसी ग्रंथ में देखने को मिलता है। चाणक्य क्या योजनाएं थी वो इसी नाटक में देखने को मिलती हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये मुद्रा राक्षस, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पर जिस तरीके के क्वेश्चन हमारे पेपर से पूछे जाते हैं, तो हमारा प्रयास ये रहा है कि उसी तरीके के क्वेश्चन आपको दिए जाएं। अब कथन और कारण वाले क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कथन है, उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है तथा ये भारतीय दर्शन का चरम माना जाता है। ठीक है, अभी इसका कारण हम लोग पढ़ेंगे। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं और इनका मुख्य विषय आत्मविद्या या ब्रह्म विद्या है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमारे पेपर्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर हम सही से इनको पढ़ लेंगे ना तो ये बिल्कुल दोनों ठीक है, और कथन भी ठीक है और इसका कारण भी ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या, यही वाला हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, ये हम इस क्वेश्चन के बारे में ऊपर डिस्कस कर चुके थे, इसलिए ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। इस तरीके के 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर डाले गए हैं कथन और कारण वाले, यहाँ पढ़ने की कोशिश करते हैं। सुलभ सूत्र को प्राचीन भारतीय ज्यामिति का प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, और इसका जो कारण है उसको हम लोग एक बार पढ़ लेंगे। सुलभ सूत्र में यज्ञ वेदियों के मायने और उनके स्थान के चयन तथा उनकी आकृतियों के निर्माण के नियमों के बारे में विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर 22 को अगर हम सही से पढ़ लेंगे तो यहाँ भी बिल्कुल ऊपर की तरह लग रहा है कि कथन और कारण दोनों ठीक हैं, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, इसको आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो अपने आप आपको लगने लगेगा कि ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं और दोनों सही हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर ऑप्शन लगा देंगे और यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, इसकी विस्तृत व्याख्या आप लोग यहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसको एक बार जरूर पढ़ लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ भी देने के प्रयास किए गए हैं जो आपके पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था और राजनीति शास्त्र का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है, और इसका कारण क्या है? अर्थशास्त्र पूर्णतः एक धार्मिक और एवं नैतिक ग्रंथ है जिसमें केवल धार्मिक कृत्यों का विधान किया गया है। अगर आप यहाँ पर सही से पढ़ेंगे तो यहाँ से आप आंसर ठीक से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में मिल ही जाएगा बी। ए सही लग रहा है, बी बिल्कुल गलत है। बी बिल्कुल गलत क्यों है? अर्थशास्त्र जो है ना वो धार्मिक ग्रंथ नहीं है, नैतिक ग्रंथ नहीं है। ठीक है, इसमें धार्मिक कृत्यों का वर्णन नहीं किया गया है। इसमें राजशाही प्रणाली के बारे में दिया गया है और यहाँ पर किस तरीके से राजतंत्र होना चाहिए उसके बारे में दिया गया है। तो यहाँ का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, तो यहाँ पर दंड नीति के सिद्धांत दिए गए हैं और यहाँ पर विदेश नीति के बारे में भी दिया गया है। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन हो जाएगा उसको पढ़ने के बाद यहाँ पर जो इसकी विस्तृत व्याख्या है, विस्तृत व्याख्या यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, अर्थशास्त्र होने के बावजूद यह धर्म ग्रंथ या पूजा पाठ की पुस्तक नहीं है, बल्कि विशुद्ध रूप से राजनीति शास्त्र, राज व्यवस्था, धर्मनिरपेक्ष शासन की पद्धति पर आधारित ग्रंथ है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखना। ये पेपर्स में कई बार पूछा भी जा चुका है। इसका नाम तो अर्थशास्त्र है लेकिन ये मुद्रा से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है? राजनीति शास्त्र से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। सातवाहन शासकों का संपूर्ण राजनीतिक इतिहास मुख्य रूप से उनके अभिलेखों के आधार पर ही लिखा गया है। इसका कारण पढ़ लेते हैं। सातवाहनों ने अपने अभिलेखों में अपनी उपलब्धियों, भूमिदान प्रथा तथा धार्मिक सहिष्णुता का व्यापक उल्लेख संस्कृत भाषा में कराया है। यहाँ का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए सही है। सातवाहन शासकों का संपूर्ण जो राजनीतिक इतिहास है वो मुख्य रूप से क्या अभिलेखों के आधार पर ही लिखा गया है, और इसके बारे में हमें विस्तृत विवरण कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, मत्स्य पुराण आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और सातवाहनों ने अपने अभिलेखों में अपनी उपलब्धियों, भूमिदान प्रथा और धार्मिक सहिष्णुता का व्यापक उल्लेख संस्कृत भाषा में ही कराया। ये गलत है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा हम लोग विस्तृत व्याख्या पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे सातवाहन शासकों के सभी उल्लेख प्राकृत भाषा में एवं ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। ठीक है, संस्कृत भाषा में ना होके प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको यहाँ पर भाषा पता होती तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका यहाँ सही हो जाता। तो यहाँ से हम लोग याद रखेंगे। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग यहाँ थोड़ा सा जरूर देखेंगे। यहाँ पर भूमिदान की परंपरा शुरू की गई थी और सबसे पहले शीशे के सिक्के चलाने का श्रेय सातवाहन को दिया जाता है। तो यहाँ पर याद रखने की एक ट्रिक बता रहा हूँ, सात से ही सातवाहन होता है और सात से ही शीशे होते हैं। ठीक है, तो शीशे के जो सिक्के हैं वो किसके द्वारा चलाए गए थे? सातवाहन के द्वारा चलाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 25। प्राचीन भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के कुषाण शासकों के द्वारा जारी किए गए, जैसा कि हम लोग अभी ऊपर वर्णन कर चुके थे। कुषाणों ने मध्य एशिया के व्यापारिक मार्गों, रेशम मार्ग पर नियंत्रण स्थापित कर नियमित एवं व्यापक स्तर पर सिक्कों का निर्गमन कराया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सही से अगर पढ़ेंगे तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ए ही ठीक हो जाएगा। ए और कथन और कारण दोनों ठीक है और दोनों एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं। तो कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए है सही। आप इसको थोड़ा सा विस्तृत पूर्वक यहाँ से देख सकते हैं क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है, रेशम मार्ग से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर एक बार विस्तृत व्याख्या हम लोग पढ़ लेंगे। कुषाण शासक बिम कंटफेसिस और कनिष्क के काल में भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अपने चरम पर था। रेशम मार्ग से होने वाले व्यापार पर कुषाणों का अधिकार होने से उन्हें भारी मात्रा में स्वर्ण प्राप्त होता था। यहाँ पर लिखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रेशम मार्ग से कई सारे क्वेश्चन आते हैं। इसी आर्थिक समृद्धि के कारण कुषाणों ने सर्वाधिक धातुगत शुद्धता वाले स्वर्ण सिक्के ढलवाए थे।
यद्यपि संख्या के आधार पर सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्त काल में बनाए गए थे, ठीक है, परंतु शुद्धता के मामले में कुषाण सर्वश्रेष्ठ थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। सबसे अधिक सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है? गुप्त वंश में दिया जाता है। सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्त वंश के द्वारा चलाए गए, सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों के द्वारा चलाए गए थे, और सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यावनों के द्वारा जारी किए गए थे। ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास कई सारे क्वेश्चन हैं और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन ही रखते हैं, बाकी हम लोग क्वेश्चन आगे वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए 25 क्वेश्चन के बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और सारे क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसकी पूरी PDF लेने के लिए हमारा ऊपर जो फ़ोन नंबर दिया गया है, आप लोग उस पर कॉल कर सकते हैं। इस तरीके की पूरी PDF और इसकी विस्तृत व्याख्या आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी उन नंबर्स पर कॉल करके। तो आज के लिए सेशन में इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।